Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second year. I hope you all will be fine at homes and taking advantage of these online classes. बच्चों हम लोगों ने कुछ रिलेशनशिप्स पढ़ना स्टार्ट किए थे पीरियोडिक टेबल के अंदर और एक हमने हैलाइड्स वाला कल पढ़ लिया था कल नहीं लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। आज हम लोग हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हाइड्राइड्स को डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्राइड्स क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको हैलाइड्स के अंदर बताया था कि बाइनरी कंपाउंड, ठीक है, बाइनरी कंपाउंड जो होते हैं किसी चीज़ के, बाइनरी का मतलब होता है दो चीज़ें मिलकर जो कंपाउंड बनाती हैं उसको हम बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। हैलाइड्स के अंदर बाइनरी कंपाउंड बने थे हैलोजेंस के साथ, तो हाइड्राइड्स के अंदर बाइनरी कंपाउंड बनेंगे हाइड्रोजन के साथ। तो बाइनरी कंपाउंड जो हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट के साथ बनाता है उसे हम बोलते हैं हाइड्राइड्स, ठीक है। बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो बाइनरी कंपाउंड होते हैं हाइड्रोजन के उनको हम बोलते हैं हाइड्राइड्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बेस पर, जैसे हमने हैलाइड्स को नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बेस पर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया था, सेम हाइड्राइड्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। वो 3 कैटेगरीज हैं आयनिक, कोवलेंट एंड इंटरमीडिएट, ठीक है। आयनिक, कोवलेंट एंड इंटरमीडिएट। आयनिक हाइड्राइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड्स और इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स, ये नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बेस पर इसकी 3 कैटेगरीज हैं। अब आपको नेचर ऑफ बॉन्डिंग पता है आयनिक कंपाउंड के अंदर किस तरह की होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड कहलाता है। कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड हो जाता है। अब जो इंटरमीडिएट हैं वो क्या होंगे, आयनिक और कोवलेंट दोनों की करैक्टरिस्टिक्स जिनके पास होंगी वो इंटरमीडिएट कहलाएंगे, ठीक है। अब इनकी थोड़ी पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इन हाइड्राइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आयनिक को डिस्कस करते हैं। आयनिक पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट ए ग्रुप के कंपाउंड जो से होते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनेंगे वो आयनिक होंगे और हैवियर मेंबर ऑफ 2 सेकंड ए, सेकंड ग्रुप जो सेकंड है उसके जो हैवियर मेंबर्स हैं, एटॉमिक साइज आपको पता है ऊपर से नीचे बढ़ता है, तो उसमें से जो हैवियर मेंबर्स हैं उनके साथ जो बनेंगे वो आयनिक होंगे, ठीक है। इनके पास H नेगेटिव आयन होता है। अब देखें आयनिक के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव की इंट्रैक्शन आनी है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव भी चार्ज आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं ना उनके पास, उनमें जो हाइड्रोजन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब आयनिक हाइड्राइड्स जिसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाएंगे उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसके अपने ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है और इलेक्ट्रिसिटी इनके मोल्टन स्टेट के अंदर से गुजर सकती है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंटरमीडिएट को। कोवलेंट को आखिर पे डिस्कस करेंगे, उसकी डिस्कशन थोड़ी लंबी है, तो हम पहले इंटरमीडिएट को डिस्कस करेंगे। हाइड्राइड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं। प्रॉपर्टीज आर इन बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट। आयनिक और कोवलेंट के दरमियान में प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कि कुछ प्रॉपर्टीज आयनिक हाइड्राइड से मिलती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज कोवलेंट हाइड्राइड से मिलती हैं, ठीक है। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। पॉलीमेरिक का मतलब होता है बहुत लंबा, रिपीटेड स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसके अंदर एक एटम बार बार रिपीट हो रहा होता है। और इनकी नेचर क्या होती है, कोवलेंट नेचर होती है इनकी, यानी कि अगर हम देखें कि इनकी नेचर क्या है आयनिक कोवलेंट के हिसाब से तो ज़्यादा इनमें कोवलेंट नेचर होती है, ठीक है। उसके बाद है कोवलेंट को अगर हम डिस्कस करें, कोवलेंट हाइड्राइड्स आर यूजुअली गैसेज एंड वोलेटाइल लिक्विड। ये गैसेज होती हैं और वोलेटाइल लिक्विड होती हैं। दे आर नॉन कंडक्टर एंड डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये नॉन कंडक्टर होती हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाती हैं। देयर बॉन्ड एनर्जीज डिपेंड अपॉन द साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर ये डिपेंड करती हैं। बच्चों एक बात आपको थोड़ा सा रिवाइज, हम पिछले जो आपके पास पहले से नॉलेज है उसमें से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की बेस पर हम बता सकते हैं कि ये बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है। तो कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट नेचर 2 तरह की होती है, आपको पता है। कोवलेंट कंपाउंड 2 तरह का होता है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस पर कोवलेंट नेचर बहुत डिपेंड करती है, ठीक है। इसको मजीद डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं
कोवलेंट हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती जाती है और आयनिक हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी कम होती जाती है। ठीक है, यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि लेफ्ट के अंदर जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी नेचर आयनिक होगी, आयनिक फिर कम होती जाएगी और कोवलेंट बढ़ती जाएगी आगे से आगे। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे कोवलेंट हाइड्राइड्स की नेचर इंक्रीज करती जाएगी। डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्या करता है, कोवलेंट हाइड्राइड्स की नेचर डिक्रीज करती जाती है। फ्लोरीन फॉर्म द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड्स एंड द लीस्ट स्टेबल आर दोज ऑफ थेलियम, लेड एंड बिस्मथ। ये आखिरी एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप के। आपको पता है, मैंने बताया कि टॉप टू बॉटम जो है ये इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्टेबल हाइड्राइड बनाएगा और लीस्ट स्टेबल कौन से बनाएंगे, थेलियम, लेड एंड बिस्मथ। ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दीज हाइड्राइड्स आर फॉर्म बाय द एलिमेंट्स हैविंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.8 पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग। बच्चों, पोलिंग एक साइंटिस्ट था, उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ना एक स्केल बनाया था। ठीक है, सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करके ना तो उसने उनको एक तरतीब से रखा था और उसको उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल बोला था। तो पोलिंग के स्केल के मुताबिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिन कंपाउंड्स की या जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 से ज्यादा होगी वो कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, 1.8 से जिनकी ज्यादा होगी वो कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है एंड मोस्ट ऑफ दीज हाइड्राइड्स हैव पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब देखें, मैंने आपसे कहा है कि कोवलेंट नेचर दो तरह की होती है, पोलर और नॉन पोलर। अब वो कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ हाइड्राइड्स की नेचर क्या है, पोलर। अब उसके आगे वो रीजन बताएंगे, इन विच हाइड्रोजन इज कैरिंग अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसके अंदर हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, अब देखें जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड के अक्रॉस तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स की बढ़ती जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स की बढ़ती जाएगी। जब एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो 2.1 से हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालना है ना, तो 2.1 से डिफरेंस अगर हम उसका निकालेंगे तो वो डिफरेंस कम होता जाएगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना कम होता है उतनी पोलर नेचर ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है और डिफरेंस कम होता जाता है, तो पोलर नेचर कंपाउंड्स की बढ़ती जाएगी। ठीक है, ड्यू टू हाई पोलैरिटी द हाइड्राइड लाइक वाटर एंड HF आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हाइड्रोजन वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इनकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा है तो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स जनरली इंक्रीज ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे। हालांकि कोवलेंट नेचर डिक्रीज करती है तो कोवलेंट नेचर डिक्रीज करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि देखें जब जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं कोवलेंट नेचर कम हो रही है लेकिन आयनिक नेचर ज्यादा हो रही है। आयनिक नेचर ज्यादा होने का मतलब यह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर इंटरेक्शन आ रही है और जहां पर इंटरेक्शन आ जाती है उसको तोड़ना मुश्किल होता है। तो जिसको चीज को तोड़ना मुश्किल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। H2O, HF and NH3 ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन माइट बी एक्सपेक्टेड। इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट जो सा होता है वो ज्यादा होता है हमारी एक्सपेक्टेशन की। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्साइड्स। सेम वही बात, ऑक्सीजन का दूसरे एलिमेंट्स के साथ के जो कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन फॉर्म कंपाउंड कॉल ऑक्साइड विद अदर एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर दूसरे एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीजन कंपाउंड बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स बोलते हैं। ऑक्साइड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन मैनी बेसिस। अब जो ऑक्साइड्स है ना उनको हम बहुत सारे बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी बुक के अंदर जो डिवीजन की गई है ना वो है एसिडिक और बेसिक नेचर के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्साइड्स को हम एसिडिक बेसिक नेचर के हिसाब से डिस्कस करेंगे। और मेटल ऑक्साइड्स आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड जो से होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और अगर हम इनको वाटर के अंदर डिजोल्व कर दें तो वो बेस बनाते हैं। ठीक है, अगर हम इनको वाटर के अंदर डिजोल्व करें तो वो क्या बनाते हैं, बेस देते हैं। इसी तरह नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर और अगर हम इनको वाटर में डिजोल्व करें तो वो क्या देते हैं, एसिड्स देते हैं। ये सारी बातें आप पहले पढ़ चुके हैं। ये बातें याद करवाने का मकसद यह है कि आपको याद आ जाए कि मेटालिक करैक्टर और नॉन मेटालिक करैक्टर का क्या हिसाब किताब था, वो किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे थे। ठीक है, सेम वही बात हम ऑक्साइड्स के लिए करेंगे
क्योंकि मेटल ऑक्साइड से ही आगे हम ऑक्साइड्स को डिस्कस करेंगे या नॉन मेटल ऑक्साइड से ही ऑक्साइड को डिस्कस करेंगे। तो मेटालिक और नॉन मेटालिक नेचर का आपके जहन में होना ज़रूरी है। बेसिक ऑक्साइड एंड एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म साल्ट्स। अब जो बेसिक ऑक्साइड हैं और एसिडिक ऑक्साइड हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और साल्ट बनाते हैं। इस बात के बारे में आप लोग पहले भी जानते हैं कि एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। सेम इसी तरह है कि अगर बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे क्या बनाएंगे, साल्ट्स बनाएंगे। ठीक है। देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ ऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्साइड की एक तीसरी टाइप ही है विच शो बोथ द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। इसके अंदर एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज दोनों होती हैं। दोज ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोट्रिक ऑक्साइड। इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड के पास एसिडिक कुछ प्रॉपर्टीज एसिडिक की होती हैं, कुछ बेसिक की होती हैं। ठीक है। द ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट ऑफ बेरिलियम आर बेसिक। अब देखो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। आपको पता है अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स, मेटल है ना, तो मेटल क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। एंड कंटेन O2 नेगेटिव आइन। जो बेसिक है उनके पास कौन सा आइन है, O2 नेगेटिव। द O2 नेगेटिव आइन हैज हाई एफिनिटी फॉर प्रोटॉन। अब ये जो O2 नेगेटिव आइन है, देखो ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन किस फॉर्म में मौजूद है, O2 नेगेटिव के अंदर मौजूद है। ठीक है। अब जो O2 नेगेटिव है ना, इसके पास काफी एफिनिटी है, मतलब कि ये हाइड्रोजन के लिए बड़ी अट्रैक्शन रखता है O2 नेगेटिव। ठीक है। प्रोटॉन किसको बोलते हैं, H पॉजिटिव आइन को हम प्रोटॉन बोलते हैं। तो O2 नेगेटिव प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है और अकेला नहीं रह सकता। ठीक है। एक्वस सोल्यूशन के अंदर वो अकेला नहीं रह सकता, वो क्या करता है, वाटर में से हाइड्रोजन को साथ लेता है और क्या बन जाता है, OH नेगेटिव आयन बना देता है। ठीक है। वो वाटर में से प्रोटॉन को साथ लेता है और OH नेगेटिव आयन बना देता है। ये हम लोगों ने अल्कलाइन और अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में पहली बात पढ़ी है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑक्साइड्स 3 तरह के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और एम्फोट्रिक। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा रिवाइज किया कि मेटल और नॉन मेटल्स में से कौन से एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है। अब हम लोग पीरियोडिक टेबल के हिसाब से पढ़ने जा रहे हैं कि कहाँ पर कौन से ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेसिक होते हैं नेचर के अंदर और उनके अंदर O2 नेगेटिव होता है। O2 नेगेटिव वाटर में से हाइड्रोजन को लेता है और क्या बना देता है, OH नेगेटिव आयन बना देता है। Oxides of non-metallic element, for example carbon, nitrogen, phosphorus and sulfur are acidic in nature. Non-metallic elements के ऑक्साइड जो से होते हैं एसिडिक होते हैं। they generally dissolve in water, ये वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं और एसिडिक सोल्यूशन बना देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्साइड्स को डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा ऑक्साइड्स के बारे में और भी कुछ 1-2 बातें बताई हुई हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं उनके ऑक्साइड सच एज BeO, Al2O3, Bi2O3 and ZnO are amphoteric and behave as acid towards strong bases and base towards strong acid। अब ये एम्फोट्रिक होते हैं नेचर के अंदर। अगर इसका रिएक्शन बेस के साथ करवाया जाता है तो ये एज ए एसिड काम करते हैं, अगर इसका रिएक्शन एसिड के साथ करवाया जाता है तो ये एज ए बेस काम करते हैं। ठीक है। इसलिए तो इनको एम्फोट्रिक कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। उसके बाद इन अ गिवन पीरियड द ऑक्साइड प्रोग्रेस फ्रॉम स्ट्रॉन्गली बेसिक थ्रू वीकली बेसिक, एम्फोट्रिक एंड वीकली एसिडिक टू स्ट्रॉन्गली एसिडिक। अब देखिए नीचे एक वो कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, वो बता रहे हैं कि इनकी तरतीब इस तरीके से है कि सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर वीक बेस है, फिर एम्फोट्रिक है, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है और फिर वीक एसिड है और फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है। Na2O, MgO, Al2O3, P4O10, SO3 एंड Cl2O3। ठीक है। अब देखो Na2O स्ट्रॉन्गली बेसिक है, MgO वीकली बेसिक, Al2O3 एम्फोट्रिक, P4O10 इसकी नेचर समटाइम एम्फोट्रिक होती है, समटाइम एसिडिक होती है, SO3 वीकली एसिडिक, Cl2O7 स्ट्रॉन्गली एसिडिक। ठीक है। इसी तरह पीरियोडिक टेबल के अंदर भी ऐसे ही होता है। स्टार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर वीकली बेसिक आ जाते हैं, फिर एम्फोट्रिक आ जाते हैं, उसके बाद फिर वीकली एसिडिक आ जाते हैं और लास्ट पे स्ट्रॉन्गली एसिडिक आ जाते हैं। द बेसिसिटी ऑफ द मेन ग्रुप मेटल ऑक्साइड इंक्रीज ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। किसी भी ग्रुप मेटल ऑक्साइड्स के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो बेसिसिटी जो सी होती है वो डिक्रीज करती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पीरियड बताया हुआ है, उसके अंदर बताई हुई है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आल्सो अफेक्ट द एसिड बेस करेक्टर। अब किसी चीज़ की ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो भी एसिड बेस करेक्टर को बहुत इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करती है, एसिडिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे जैसे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी एसिडिटी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल MnO, Mn2O3, MnO2
Mn2O7, इन सब के अंदर मैंगनीज की एसिडिटी जो है ना, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक करैक्टर बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल MnO के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, Mn2 के अंदर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 2 6 और +3 है इसके अंदर। फिर इसके बाद Mn के अंदर +4 है और इसके अंदर +5 है। तो इसी तरह इसकी एसिडिक नेचर बढ़ती जाएगी जैसे जैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा। मतलब कि सबसे पहले MnO है, इसकी एसिडिक नेचर सबसे कम है, फिर उससे Mn2O3 की उससे ज़्यादा है, MnO2 की उससे ज़्यादा, Mn2O7 की उससे ज़्यादा। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वैसे वैसे एसिडिक करैक्टर बढ़ता जाता है, एसिडिक नेचर बढ़ती जाती है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपना हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।